नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके हब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम एक बेहतरीन पंक्तियों से करेंगे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीं पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों आज का टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नॉर्मल जो सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण हस्तकलाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके सामान्य परिचय में मानव के हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना। एक तो किसी भी वस्तु का अपने हाथों द्वारा निर्माण करना और उन्हें आकर्षक रंगों द्वारा उनका जो सजाना हस्तशिल्प या हस्तकला कहलाता है। राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो हस्तकलाओं से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर है। तो ये बोरनाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर जिले में। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा बोरनाड़ा जोधपुर। राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है, इसलिए राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना कहा जाता है। एक ये भी उपाधि है राजस्थान की, हस्तशिल्प कलाओं का खजाना, और एक हस्तशिल्प जो हस्तकलाओं का अजायब घर भी से कहा जाता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसका शॉर्ट नाम है राजसिको, जो आपने पढ़ा होगा, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान राष्ट्रीय ब्रांड, ये जो एक प्रकार की ब्रांड है सरकार द्वारा जो ये निर्धारित की गई है, जो हस्तकलाओं से संबंधित जो प्रोडक्ट है उनको बेचा जाता है इस ब्रांड के थ्रू, जो जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। तो ये शिल्प ग्राम क्या होते हैं? राजस्थान सरकार द्वारा जो हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ शिल्प ग्राम तैयार किए गए हैं। मतलब कोई भी गांव है उसको सिलेक्ट करके उसमें हस्तकलाओं से संबंधित पूरी सुविधा उसमें प्रदान करके और उस गांव को विकसित करना। तो सबसे पहले हवाला नाम का जो गांव था, उदयपुर में पड़ता है, क्या नाम था उसका? हवाला। हवाला नाम का ग्राम था जो उदयपुर में है, उसको राजस्थान सरकार ने पहला शिल्प ग्राम स्थापित किया था। ये ध्यान रखिएगा, विशेष इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में पूछा भी गया राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका उत्तर होगा हवाला गांव, उदयपुर। हस्तकला, हस्तकला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाथ से निर्मित कला। हस्तकला उद्योग केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? बोरनाड़ा जोधपुर में। हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो निर्माण कार्य होते हैं, हस्तकलाओं से संबंधित प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जयपुर में होते हैं। और अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हस्तकला उद्योग केंद्र, केंद्र का अर्थ यह हुआ कि इस स्थान से राजस्थान में या राजस्थान से बाहर देश में या विदेशों में जहाँ से प्रोडक्ट जो तैयार किए गए हैं वो निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसके बारे में अगर पूछे कि हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा बोरनाड़ा। और अगर इस प्रकार पूछे कि हस्तकलाओं का तीर्थ, तो आपको उत्तर देना है जयपुर।
राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्थान कौन सी है? राज सिक्को। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो संस्था है राजस्थान में हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देती है। राज सिक्को की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को। और ये राज सिक्को कहाँ है? तो आपको उत्तर होगा जो जयपुर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 3 जून 1961 ईस्वी को। हस्तकला को राजस्थान में लघु उद्योग का दर्जा 1992 में मिला। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्थान में हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला था? 1992 में। इसी प्रकार हमने शिल्पग्राम की जो बात की थी, उसमें क्या था इंपॉर्टेंट कि आपको बताया गया था कि शिल्पग्राम होता क्या है। तो राजस्थान सरकार द्वारा कुछ गांवों को सिलेक्ट कर उनमें विशेष प्रकार की हस्तशिल्प या हस्तकलाओं से संबंधित सुविधाएं बढ़ाकर उस गांव को विकसित करना, उनका नाम शिल्पग्राम रखा गया था। तो इसमें 3 प्रमुख शिल्पग्राम वर्तमान में जो संचालित है, इसके अलावा भी और भी शिल्पग्राम स्थापित किए गए, लेकिन आपको ये 3 नाम ज़्यादा ध्यान रखने जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जवाहर कला केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में। पार शिल्पग्राम ये कहाँ स्थापित हुआ? जोधपुर में। आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है हवाला शिल्पग्राम उदयपुर वाला, क्योंकि इस राजस्थान में सबसे पहले जो शिल्पग्राम स्थापित किया गया था वो हवाला में स्थापित किया गया था। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। राजस्थान हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड का गठन फरवरी 2011 में हुआ। तो राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड, ये बोर्ड भी स्थापित किया गया था ताकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा हस्तकला को बढ़ावा मिले। तो फरवरी 2011 में इसका गठन हुआ। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, ये भी संस्था है जो केंद्र सरकार के थ्रू स्थापित की गई थी। सांगानेर जयपुर में इसका जो प्रमुख सेंटर है इसका राजस्थान में। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? सांगानेर जयपुर में। इसके बाद हम बात करेंगे पोट्री कला की। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चर्चित है पोट्री कला, 4 प्रकार की पोट्री कलाएं हैं, जैसे ब्लू पोट्री, कागजी पोट्री, ब्लैक पोट्री और सुनहरी पोट्री। तो ये पोट्री क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिएगा, मिट्टी की बनी कलाएं पोट्री कलाएं कहलाती है। मिट्टी पर कोई भी, जैसे मिट्टी से बनाएगी कोई भी वस्तु है, उस पर कुछ डिजाइन करना, डिजाइन तैयार करके उसको अधिक सजाना, तो ये कलाएं क्या होती है? पोट्री कलाएं कहलाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू पोट्री की, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न ब्लू पोट्री पर पूछा गया है। तो ब्लू पोट्री का जन्म पर्सिया ईरान में हुआ था। और ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री में जो किसी भी मिट्टी की बनी वस्तु पर डिजाइनिंग की जाती है, उसके लिए एक प्रकार का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में देखिएगा। हरा कांच, अर्थात इसमें ब्लू पोट्री में हरे रंग की प्रधानता होती है। हरा कांच प्लस क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और ब्लू डाई का मिश्रण होता है। इसके अलावा ब्लू पोट्री के बारे में थोड़ी और डिटेल से जानते हैं। तो ब्लू पोट्री के अंदर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ में जानते हैं कि इस ब्लू पोट्री को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कौन सा वो राजा था जिसने ब्लू पोट्री को प्रारंभ करने का प्रयास किया था? तो आमेर का राजा था मान सिंह प्रथम। इसने क्या किया था? यह जो राजा मान सिंह था, यह लाहौर से इस पोट्री कला को लाया था। और लाहौर में अकबर था जो मुगल काल में, वह पर्सिया ईरान से इस पोट्री को लाया था। तो अब जो ये राजा मान सिंह है, ये लाहौर से इस ब्लू पोट्री को लाया था। और ये जो पोट्री है सवाई राम सिंह, ये द्वितीय सेकंड है, नोट करिएगा आप,
राम सिंह सेकिड, इसके समय इस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो ये राम सिंह द्वितीय वही है जिसने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था। इन्होंने क्या किया था, एक तो चूड़ामन और एक कालू कुमार, इन दो व्यक्तियों को पोट्री का प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली भेजा था। किसके पास भेजा था, बोलूराम कुमार के पास भेजा था। वहाँ इनको भेजा, इनको बोला कि आप ट्रेनिंग लेके वहाँ से आइएगा ब्लू पोट्री की, और राजस्थान में ब्लू पोट्री का डंका बजाइए। इन्होंने प्रशिक्षित होने के बाद उन्होंने जयपुर में इस हुनर की शुरुआत की थी। अब देखिएगा नाथी बाई, ये नाम काफ़ी चर्चित है। अगर महिला हस्तकला में अगर बात करें तो नाथी बाई का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्लू पोट्री की सिद्ध हस्तकला महिला थी। जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत, अब देखिएगा अगर ब्लू पोट्री की बात आए तो सबसे ज़्यादा चर्चित थे वो थे कृपाल सिंह शेखावत। क्यों थे, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानते हैं। शेखावत जी इसके सिद्धस्त शिल्पकार थे। इस कला को कृपाल सिंह शेखावत ने, और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन से जिले से था, महू गांव सीकर, यहाँ से इनका संबंध था। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली, कौन सी शैली विकसित की थी, कृपाल शैली का विकास किया था ब्लू पोट्री में। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ था। अब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कृपाल सिंह शेखावत किस गांव से संबंधित थे, किस जिले से संबंधित थे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मऊ गांव सीकर। कला में उनके इस अप्रतिम योगदान के कारण 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो हस्तकला के अंदर जो ब्लू पोट्री से संबंधित जो भी इनका योगदान था उसके संदर्भ में इन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि मिली थी। ये भी ध्यान रखिएगा, शिल्प गुरु की उपाधि भारत सरकार ने कब दी थी, 2002 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कागजी पोट्री। कागजी पोट्री और हमने ब्लू पोट्री से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हम जो 3 प्रकार की अन्य पोट्री है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। कागजी पोट्री आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो ये ध्यान रखना अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। डबल कट वर्क की पोट्री को कागजी पोट्री कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। और इसमें होता क्या है, फूलदानों, मटकों और प्लेटों पर चित्रण होता है। सुनहरी पोट्री, ये सुनहरी पोट्री जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस पोट्री में लाख के रंगों का प्रयोग होता है। धन्यवाद दोस्तों।